यहाँ जो है हमने एक कोड लिखा है और ये कोड कल वाला ही कोड है। जहाँ पे हमने दो स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किए हैं, ए और डबल ए इंटीजर टाइप का है और डबल ए फ्लोट टाइप का है। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो कोड लिखा गया है ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा और जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होगा तो बीच का जो इंटरमीडिएट कोड होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ वाला ये वाला पार्ट, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन के पहले का हिस्सा है। दूसरे शब्दों में ये कहो कि दिस इज द बाइट कोड। ठीक है, अब हम लोग आगे आए तो ये बाइट कोड जो है यहाँ तक दिख रहा है। फिर आगे आते हैं तो बेसिकली हम दिखाना क्या चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे आके हमारा ये पूरा का पूरा बाइट कोड खत्म हुआ। ठीक है, यही वो बाइट कोड है जो हमारा जेवीएम यूज करेगा इंटरप्रिटेशन के लिए और जिसका इस्तेमाल करके जो है हम लोग आउटपुट जनरेट करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोगों ने ये काम किया कैसे। तो ये जानने के लिए यहाँ पे एक कमांड दिया गया है, जावा पी और वर्बोज। ये कमांड हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे sm.java को। और sm.java को जब हम लोग कंपाइल कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, sm.class। Now we just want to know what is the content of the class file. We just want to know what is the content of bytecode. And to inspect a bytecode at command prompt, we have an utility called JavaP. और JavaP में हमने क्या लिखा है, तो हमने लिखा है JavaP, ऑप्शन दिया है वर्बोस और फिर sm। Then what is this sm? Sm is the name of the class file that we want to inspect at our console। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम लोग जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हम लोगों को बाइट कोड मिलेगा। तो ये बाइट कोड में एग्जैक्टली होता क्या है, ये अगर हमें देखना हो तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग इस तरीके से जो है देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ये जो सीन दिखा, ये जो दिख रहा है ये तो एकदम से मशीन लैंग्वेज है, बाइट कोड। ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अब इसमें से अगर हमको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमको कोई क्लास फाइल दे दी जाए और कहा जाए कि जरा देखो इसमें क्या क्या है, तो अगर हम लोग ये कमांड चलाएंगे जावा पी हाइफन वर्बोस sm, तो हमको ये बहुत ही टेक्निकल डिटेल मिलेगी। तो अगर हम कुछ और मीनिंगफुल पाना चाहते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है,
तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है एक दूसरा कमांड चलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने एक दूसरा कमांड चलाया हुआ है, यहाँ से हमने वर्बोज को गायब कर दिया, ये वाला ऑप्शन हमने गायब कर दिया, और हमने सीधे क्या लिखा है, जावा पी और एसएम। तो जैसे हमने लिखा जावा पी एसएम, तो देखो जो हमको आउटपुट मिला है, दिस इज द आउटपुट। अब इस आउटपुट को देखो तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इट इज कंपाइल्ड फ्रॉम sm.java, sm.java। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम कोई भी जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं और उस जावा के प्रोग्राम में अगर अपने पास 50 क्लासेस हैं, तो जब हम लोग कंपाइल करेंगे तो हमको 50 बाइट कोड मिलेंगे, 50 क्लास फाइल्स मिलेंगे। तो अब अपने ओरिजिनल प्रोग्राम पे आओ, ये अपना जो ओरिजिनल प्रोग्राम है, इस ओरिजिनल प्रोग्राम पे अगर आओ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपने पास दो क्लासेस दिख रही है। कौन कौन सी क्लास है, तो क्लास टेस्ट और क्लास एसएन। तो जब हम लोग कंपाइल करेंगे जावा सी sm.java, तो हमको क्या मिलेगा, हमको दो क्लास फाइल मिलेंगी। कौन कौन सी, तो पहली क्लास फाइल होगी टेस्ट डॉट क्लास और दूसरी क्लास फाइल होगी sm.class। अब जरा देखो हमने ऑप्शन क्या दिया था, हमने ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन जो हमने दिया था क्या लिखा था, हमने लिखा था जावा पी एसएम। तो कौन सी क्लास फाइल, भाई हमने जो प्रोग्राम कंपाइल कराया उसमें तो हमको दो क्लास फाइल मिल रही है, टेस्ट डॉट क्लास और एसएम डॉट क्लास, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किस क्लास फाइल को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहे हैं किसको, एसएम डॉट क्लास को। इसीलिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो क्या लिख के आ रही है कि कंपाइल्ड फ्रॉम एसएम डॉट जावा, ठीक है। आगे अभी थोड़े देर बाद जो है हम लोग कुछ देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वहां पे इस चीज का मतलब समझ में आएगा, जरा ध्यान दो। तो हमने लिखा है एसएम डॉट जावा, और जब ये कंपाइल होके आ रहा है तो हमको कुछ ऐसा मिल रहा है ना, कुछ ऐसा लिखा हुआ आ रहा है एसएम, ठीक है। अब जरा देखो तो क्या हम लोगों ने अपने एसएम नाम के क्लास में ऐसा कुछ लिखा है क्या, तो जवाब है नहीं, हम लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये ऐसा जो है, जो ये लिखा हुआ है एसएम, ऐसा हम लोगों ने अपने एसएम नाम के क्लास में नहीं लिखा। देखो हम लोग के एसएम नाम के क्लास में बेसिकली है क्या, तो एक मेन मेथड है, दिस इज द मेन मेथड। और क्या यहाँ पे कुछ एसएम ऐसे है, नहीं है। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द कंस्ट्रक्टर, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका कौन सा है कि आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है। कंस्ट्रक्टर चाहे हम लोग डायरेक्टली यूज करें, चाहे हम लोग इनडायरेक्टली यूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दो यूटिलिटी को, एक बेसिकली हम लोगों ने एक यूटिलिटी देखी है जावा पी, और जावा पी के साथ एक ऑप्शन भी हम लोगों ने देखा है वर्बोज, ठीक है। तो जब ये वर्बोज लगाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, बाइट कोड का टेक्निकल मतलब मशीन कोड मिलेगा। और जब तुम ये ऑप्शन हटा दोगे वर्बोज वाला, तो तुमको बाइट कोड जो है इंटरप्रेट होके जब इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो वो एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन होगी। और जब वर्बोज लगाएंगे तो ये जो है वो लो लेवल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे आओ, यहाँ हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने एक फाइल मैंने बनाई है मल्टी डॉट जावा नाम की, मल्टी डॉट जावा नाम की मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है। और इस एक जावा फाइल में हमने कितनी क्लासेस को बनाया है, तो तीन क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी।
ठीक है। और मजे की बात क्या है कि हर एक क्लास जो है वो सेल क्लास है। क्लास ए इज अ सेल क्लास, क्लास बी इज अ सेल क्लास, एंड क्लास सी इज अ सेल क्लास. And I have created a Java file whose name is multi.java. Even you are free to put any name. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, multi.java नाम की मैंने एक फाइल बनाई है और उसमें मैंने 3 क्लासेस को मैंने बनाया है. क्लास ए इट इज अ सेल क्लास इन इट सेल्फ, क्लास बी इट इज अ सेल क्लास इन इट सेल्फ, क्लास सी इट इज अ सेल क्लास इन इट सेल्फ. ठीक है, अब जब हम लोग इस मल्टी डॉट जावा को कंपाइल करेंगे तो वी विल हैव 3 बाइट कोड्स, वी विल हैव 3 क्लास फाइल्स. तो 3 क्लास फाइल्स कौन कौन सी होंगी, तो ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास एंड सी डॉट क्लास. ठीक है, इसका जरा ऑब्जेक्ट देखो एक बार. ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि वन जावा फाइल विद मेनी सेल क्लासेस. तो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ जावा फाइल विद नेम मल्टी डॉट जावा, and in that multi.java I have created 3 cell classes, class A, class B and class C. Now I have just compiled my multi.java and hence I have 3 class files. कौन कौन सी क्लास फाइल्स हैं, तो A डॉट क्लास, B डॉट क्लास एंड C डॉट क्लास. अब तुम किस मेन मेथड को कॉल करना चाहते हो, इट इज अप टू यू. सपोज आई जस्ट वांट टू कॉल the main method of class A, then I have to issue a command like this java A. और जैसे मैं java A लिखूंगा तो A डॉट क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड. अब इंटरप्रेटर को, जेवीएम को मैंने क्या बोला कि गो एंड एग्जीक्यूट अ क्लास हुज नेम इज ए डॉट क्लास. तो इंटरप्रेटर जब ए डॉट क्लास को एग्जीक्यूट कराएगा तो उसको सेल मेथड मिलेगा ये, और उसके अंदर हमको कौन सी मैसेज मिलेगी, क्लास ए. इसी तरीके से तुम चाहो तो तुम क्लास बी को एग्जीक्यूट करा सकते हो. तो उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या लिखना होगा, जावा बी, क्लास बी एग्जीक्यूट हो जाएगा. यू जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट क्लास सी, राइट लाइक दिस क्लास सी. ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि क्या एक जावा फाइल में एक से ज्यादा सेल क्लासेस हो सकती है, तो आंसर इज यस. लेकिन क्या एक क्लास में एक से ज्यादा मेन मेथड हो सकते हैं विद द सिग्नेचर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS, जवाब है नहीं. मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या अपने एक जावा फाइल में एक से ज्यादा सेल क्लासेस हो सकती हैं, तुम्हारा जवाब होगा बिल्कुल हो सकती हैं. जितने चाहो सेल क्लासेस को रखना उतने सेल क्लासेस को तुम क्रिएट कर सकते हो. लेकिन एक सेल क्लास में एक मेन मेथड से ज्यादा मेन मेथड नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं अपने एजेंडा पे कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट. ठीक है, देखो हम लोग क्लास बना रहे हैं, तो क्लास क्यों बना रहे हैं, तो क्लास हम लोग बना रहे हैं एब्स्ट्रक्शन के लिए. कोई भी अगर क्लास बनी है तो उस क्लास में एब्स्ट्रक्शन है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हम उस क्लास के एब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो क्लास के एब्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने के लिए वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, तो अब मैं एक बहुत टेक्निकल लाइन में बोल रहा हूं कि वेन एवर अ क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स सेम एब्स्ट्रक्शन एज क्लास रिप्रेजेंट्स. ठीक है, तो यहां पे मैंने एक क्लास बनाई है. कौन सी क्लास बनाई है, डेमो नाम की. और अब हम लोग आते हैं यहां अगले स्लाइड पे. तो डेमो नाम की जो क्लास बनी है उसको अगर जरा ध्यान से देखो तो उसमें क्या है, डेमो नाम की क्लास में मैंने 2 एट्रीब्यूट लिया है, ए और बी. ए एंड बी आर 2 एट्रीब्यूट्स, और इन एट्रीब्यूट को अब हम लोग क्लास एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे. क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ नहीं आ रहे हैं. अगर स्टैटिक कीवर्ड के साथ आते तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल, क्लास एट्रीब्यूट. बट ये क्या है, एट्रीब्यूट मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है. ठीक है, और अब मैंने जो है यहां पे 4 मेथड बनाया है, गेट ए, गेट बी, सेट ए, सेट बी.
Get A is responsible to read the value of A. Get B is responsible to read the value of B. Set A is responsible to set the value of A, and set B is responsible to set the value of B. ठीक है, तो जो गेट है उसको बोलते हैं गेटर मेथड, और जो सेट है उसको बोलते हैं सेटर मेथड। तो कई बार टेक्निकली हम लोग गेटर मेथड को बोलते हैं एसेसर, एसेसर, और सेट मतलब सेटर मेथड को हम लोग बोलते हैं म्यूटेटर। तो म्यूटेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वैल्यूज, म्यूटेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैंने एक क्लास बनाई मल्टी नाम की, और मैंने यहां पे क्या लिखा है, डेमो ओबीजे। मैंने क्या लिखा है, ध्यान दो, डेमो ओबीजे, और क्या लिखा है, न्यू डेमो, डेमो ओबीजे, फिर मैंने क्या लिखा है, न्यू डेमो। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये जो डेमो मैंने लिखा है, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास डेमो, and this constructor is responsible to create, to instantiate the class demo। दूसरे शब्दों में कहें तो क्लास डेमो के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। ध्यान दो, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेथड्स, इस चीज को लिखो, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेथड्स। कंस्ट्रक्टर is used, constructor is used to create an object। आगे लिखो, it is to be noted that, it is to be noted that when we do not provide any constructor in a class explicitly, Java compiler provides a default constructor when we compile the program. Note that in the class demo, we have two getter methods and two setter methods. We have two getter methods and two setter methods. For the variables a and b. Note that a and b are instance variables. It means every object of class demo
will have a separate copy of will have a separate copy of A and B. Getter methods getter methods are also known as getter methods are also known as assessor method and setter method is also known as mutators या म्यूटेटर मेथड्स. अब इस चीज को हाईलाइट करते हैं हम लोग. नाउ कंसीडर द स्टेटमेंट. ये वाला स्टेटमेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया, लिखो. Here we have created an object of class demo. ये लिखो. डेमो, जैसा कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं, डेमो is the constructor provided by the Java compiler. आगे लिखो. constructor is always used in conjunction with new operator. आगे लिखो. obj is a reference variable of class demo. This reference variable obj has ability to point out any object of class demo. जेवीएम का स्ट्रक्चर दिखाए थे. आगे लिखो. ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड in the heap memory area. अब जरा देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं. ये अपना हीप है. दिस इज हीप. दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग पॉइंटेड आउट बाय रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे. और इस ऑब्जेक्ट के पास दो एट्रीब्यूट है. कौन कौन से? ए और बी. ये डायग्राम बनाओ.
ये डायग्राम बनाओ। बन गया। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट बना तो ए की वैल्यू बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होगी 0 से, और बी की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0.0 से। और जैसे ही हमने रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हुई 0 से और 0.0 से, तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ये इसको एक स्टेट मिल गया। ध्यान दो, जावा में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट के नाम नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से पे। अब देखो, अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे obj.get a लिखा है। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तो उस ऑब्जेक्ट में ए भी था और बी भी था, तो हमने लिखा obj.get a। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास जो इंस्टेंस वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम लोग आगे आए। अब हमने यहां पे क्या लिखा है, obj.get b। अब हमको b की वैल्यू मिल जाएगी 0.0। अब हमने क्या लिखा है, obj.setA, यानी अब हम लोग a की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। तो किससे सेट किया है, 101 से, और b की वैल्यू सेट किया है 101.11 f से। अब हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने यहाँ पे गेट ए और गेट बी दोनों को कॉल किया है। हमारा वही ऑब्जेक्ट है जहां जो किसी दूसरे स्टेट में था। कब दूसरे स्टेट में था, जब ए और बी की वैल्यू 0 और 0.0 थी। अभी वही ऑब्जेक्ट जो है उसका स्टेट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 101 और बी की वैल्यू हो गई 101.11। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट वही है बट स्टेट चेंज हो गया। अब हम टेक्निकली एक लाइन बोल रहे हैं, इसको लिखो, जावा ऑब्जेक्ट्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। जावा ऑब्जेक्ट्स आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। अब जरा ध्यान दो, तुम लोग जब कॉलेज में होते हो तो तुम लोगों का बिहेवियर कुछ और होता है, घर पे होते हो तो तुम लोगों का बिहेवियर कुछ और होता है, दोस्तों के साथ होते हो तो तुम्हारा बिहेवियर कुछ और होता है, और जब तुम बड़ों के साथ में होते हो तो तुम्हारा बिहेवियर कुछ और होता है। बोलने का मतलब क्या है, तुम वही हो बट तुम्हारा बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तुम वही हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, मीन्स तुम अलग अलग परिस्थितियों में तुम्हारा व्यवहार अलग अलग है। मीन्स तुम कैसे हो, तो यू आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है एक्सप्लॉइटिंग एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।